हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम अपना एक अलग टॉपिक स्टार्ट करेंगे नया पूरा, जिसका नाम है हिंदी काव्य शास्त्र। ठीक है, देखिए, आप किसी भी जो हिंदी साहित्य वाला एग्जाम है ना, आप उसका सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपको उसमें हिंदी काव्य शास्त्र का टॉपिक जरूर मिलेगा। चाहे आप यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर देखिए, चाहे पीजीटी देखिए, चाहे आप इसमें राजस्थान वाला असिस्टेंट प्रोफेसर देखिए, कहीं भी देख लीजिए आपको हिंदी काव्य शास्त्र का टॉपिक मिलेगा। ठीक है, चाहे एग्जाम में सिलेबस में लिखा हो काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, उसका मतलब यह है कि हमको हिंदी काव्य शास्त्र के अंतर्गत ही उनको पढ़ना है। बात क्लियर है? तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। हम इसमें 5 काल में वर्गीकरण करके इसका हम पढ़ेंगे। जैसे स्थापना काल है, नव अन्वेषण काल है, फिर तीसरा हम संशोधन काल पे आएंगे, फिर हम पद्यानुवाद काल पे आएंगे, फिर नवोत्थान काल पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि काव्य लक्षण की परिभाषा संस्कृत आचार्यों ने क्या क्या दी है, हिंदी आचार्यों ने क्या क्या दी है, फिर आधुनिक हिंदी आचार्यों ने क्या क्या दिया है, फिर पाश्चात्य में क्या है। इस प्रकार से हम चलने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं स्थापना काल के बारे में। आपको ये टाइम पीरियड जो है ये याद रखना है, ये आपको चीज़ें लिंक करने में मदद करेगा। ठीक है, तो स्थापना काल 1ली से 5वीं सदी के मध्य में है। जो भरत मुनि हैं, जिनका समय लगभग, मतलब उनके बारे में भी अलग अलग मत हैं, लगभग हम 2री सदी मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये इनका जो था ग्रंथ था नाट्य शास्त्र, या उसको पंचम वेद भी कहा जाता था। ठीक है, ये रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। रस संप्रदाय के प्रवर्तक, आप जानते होंगे कि काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा। यदि नहीं जानते हैं तो हम उनके बारे में चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। ठीक है, काव्य शास्त्र में हमारे में 6 संप्रदाय हैं, जिनमें सबसे पहला जो है एक है रस संप्रदाय। ठीक है, थोड़ी सी समस्या है इसमें चलाने में, फिर भी आप समझ लीजिए। रस संप्रदाय है। रस संप्रदाय किसका हुआ? हमने अभी आपको बताया, भरत मुनि जी का है। बात क्लियर हो गई? फिर एक आता है, दूसरा आता है अलंकार संप्रदाय। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ लेना, चाहे आंखें छोटी बड़ी करना पड़े, समझ लीजिएगा इसको। ये भामे का है। ठीक है, ये भामे का है। उसके बारे में एक बात याद रखेंगे कि दंडी ने इसका समर्थन किया था। ठीक है, फिर एक है हमारा इसमें रीति संप्रदाय। बात क्लियर है? रीति संप्रदाय जो था ये वामन जी का था, और वामन जी ने काव्य की आत्मा रीति को माना था। ठीक है, फिर ध्वनि संप्रदाय जो आनंदवर्धन जी हैं उनका है, उन्होंने काव्य की आत्मा ध्वनि को माना, आनंदवर्धन ने। एक है वक्रोक्ति संप्रदाय। ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय किसका है? कुंतक जी का है। आचार्य कुंतक ने काव्य की आत्मा वक्रोक्ति को माना था। फिर एक है औचित्य संप्रदाय। छठा क्या है? औचित्य संप्रदाय है। और औचित्य संप्रदाय किसका है? आचार्य क्षेमेंद्र का है। ठीक है, तो ये 6 संप्रदाय हैं हमारे काव्य शास्त्र में। ये आपको पता होने चाहिए, ये जरूरी है, मतलब बेसिक चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम अपने इसी बात पे आते हैं कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हमने आपको भी बता दिया, भरत मुनि। इनका ग्रंथ था नाट्य शास्त्र, या जिसको पंचम वेद भी कहा जाता था। और भरत मुनि ने रस संप्रदाय की स्थापना की थी, वो प्रवर्तक थे। ठीक है, दूसरा आता है नव अन्वेषण काल। अब नव अन्वेषण, आप यहाँ शब्द से ही अर्थ निकाल लेंगे कि इसमें क्या हुआ कि नवीन स्थापना काल और नवीन व्याख्या काल, 2 काल सामने आए। मतलब इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक नवीन स्थापना काल और एक नवीन व्याख्या काल। ठीक है, समय नवान्वेषण काल का है 6 से 11वीं सदी के मध्य। अब नवीन स्थापना काल में जो आचार्य हैं इनका नाम आपको याद रखना है। जैसे भामह हैं, जिनकी हमने अभी बात की थी, याद होगा, अभी भी बताया, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे, दंडी ने इनका समर्थन किया था। दंडी जी हैं, उद्भट है, वामन है, आनंदवर्धन है ध्वनि वाले, कुंतक जी हैं, आचार्य क्षेमेंद्र हैं। ये लोग नवीन स्थापना काल में हैं। ठीक है, अब इस काल में नवीन संप्रदायों की स्थापना हुई, जो मैंने आपको भी बताए 6 संप्रदाय। ठीक है, फिर नवीन व्याख्या काल। अब ये व्याख्या काल है, इसका मतलब क्या है कि जो नवीन संप्रदाय हैं उनकी क्या होगी? उनकी व्याख्या होगी इस काल में। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे अधिक व्याख्या जो हुई वो रस संप्रदाय की हुई। सबने अपने अपने हिसाब से अलग अलग बात बताई, तो रस संप्रदाय की व्याख्या सबसे अधिक हुई। ये बात आपको याद रखनी है। समझ पा रहे हैं चीजें? चलिए, जैसे मैं आपको बताता हूं भट्ट लोल्लट जी ने क्या कहा। ठीक है, भट्ट लोल्लट जी ने रस निष्पत्ति को ये उत्पत्ति कहते थे। क्या कहते थे?
ये रस निष्पत्ति को कहते थे कि ये उत्पत्ति है, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, ये सारे वन लाइनर आपको याद होने चाहिए, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, एक है भट्टनायक जी अगले, इन्होंने रस निष्पत्ति का अर्थ जो था वो भुगति लिया, तो इनका सिद्धांत भी क्या है, भुगतिवाद का सिद्धांत है। ठीक है, आचार्य शंकुक जी हैं, इनका सिद्धांत है अनुमितिवाद, याद रखना है आपको, इनका सिद्धांत क्या है, इनका सिद्धांत है अनुमितिवाद। ठीक, हम अगले पे आते हैं, ये है अभिनव गुप्त जी, इनका मत सर्वाधिक प्रमाणित है और प्रचलित है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो रस निष्पत्ति है उसका अर्थ लिया अभिव्यक्ति से। ठीक है, तो इनका सिद्धांत क्या है, अभिव्यक्तिवाद का इनका सिद्धांत है। बात क्लियर हो गई। जो हमने भी बताया आपको कि सबसे अधिक व्याख्या किसकी हुई, रस की हुई थी, भट्ट लवलट जी का उदाहरण है, भट्टनायक का, आचार्य शंकुक का और अभिनव गुप्त का। बात क्लियर होगी। दो काल के बारे में, स्थापना काल हमने देख लिया, पहली से 5वीं सदी, नव अन्वेषण काल हमने देखा 6 से 11वीं सदी। ठीक है, नव अन्वेषण काल में हमने दो चीजें देखी, एक नवीन स्थापना काल और नवीन व्याख्या काल। नवीन स्थापना काल में नवीन संप्रदायों की स्थापना हुई, नवीन व्याख्या काल में उन संप्रदायों की व्याख्या हुई। क्लियर है। अब हम आते हैं संशोधन काल पे। 11वीं से 17वीं सदी के मध्य इसका समय है। इस काल में जो प्रचलित मत थे उन मतों में संशोधन हुए, नाम से ही जाहिर है। ठीक है, इसमें जो विद्वान हैं उनके बारे में आप यहाँ पे थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, मम्मट जी, जयदेव, आचार्य रुय्यक, हेमचंद्र, विश्वनाथ, सोमनाथ, आचार्य जगन्नाथ जैसे विद्वान जो थे वो इस काल में थे। समझ पाए आप बात को, इतनी चीजें। चलिए अगला काल कौन सा है, अगला काल है पद्यानुवाद काल। समय इसका 17वीं से 19वीं सदी है। इसमें जो विद्वान थे, सोमनाथ जी थे, प्रताप शाही, भिखारीदास, चिंतामणि, कुलकल्पत्रु, कुलपति मिश्र, केशव, आचार्य देव जैसे विद्वान। फिर नवीन उत्थान काल की बात आती है, नवोत्थान काल, ये 19वीं सदी के बाद का है। इसमें आचार्य शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा हस्ताक्षर। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त जैसे जो आचार्य थे वो इस काल में हुए, नवोत्थान काल में। ठीक है, ये पांचों काल थे जो एक पृष्ठभूमि बनाने के लिए काम आते हैं। अब हम बात करते हैं जो काव्य लक्षण के बारे में। ठीक है, काव्य लक्षण पे चलते हैं। और काव्य लक्षण में जो संस्कृत आचार्यों ने काव्य के लक्षण दिए कि एक काव्य जो है, काव्य के लक्षण क्या होने चाहिए। ठीक है, काव्य के लक्षण क्या होने चाहिए, काव्य के लक्षण क्या होते हैं, जो संस्कृत आचार्यों ने बताए, हम उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले कौन है, सबसे पहले आचार्य भरत मुनि। इनका समय मैंने आपको बताया कि ईसा पूर्व 2री सदी से 2री सदी तक। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया कि ये अभी इनका नाट्य शास्त्र की हमने बात की थी। ठीक है, आचार्य भरत मुनि के बारे में याद रखेंगे कि ये काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य थे। और इनका जो मैंने आपको विकृति बताई, नाट्य शास्त्र इनकी रचना है, इसे पंचम वेद भी कहा जाता है, ये बात मैंने आपको बताई। इसमें जो याद रखना है, याद रखिएगा 36 अध्याय। अध्याय कितने हैं पूछ लिया जाता है, श्लोक ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, फिर भी इसमें 5000 श्लोक हैं। इसमें गुण दोष कितने हैं ये पूछा जाता है, तो 10 गुण है, 10 दोष हैं। कितने अलंकार हैं ये भी पूछा जाता है, तो इसमें 4 अलंकार हैं, यमक, रूपक, उपमा और दीपक। ठीक है, इसके किस अध्याय में रस का वर्णन है ये भी पूछा जाता है, तो इसके 6ठे और 7वें। ठीक है, 6ठे और 7वें अध्याय में रस का वर्णन है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। ठीक है, रसों की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी है। और इन्होंने क्या कहा है, मतलब काव्य के लक्षण क्या होने चाहिए, तो इन्होंने कहा कि काव्य रसमयी होना चाहिए, सुख बोध्य होना चाहिए, मृदु ललित पदावली, वे जितने भी हैं ये काव्य के लक्षण हैं। रसमयी, सुखबोध्य, मृदु ललित पदावली काव्य के लक्षण हैं। अब इन्होंने अपनी बात को कैसे कहा, देखिए जो संस्कृत आचार्य हैं उनकी पंक्तियां संस्कृत में हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, पंक्तियां देखे कि ये किसकी हैं, अर्थ तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पंक्तियां देके आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसकी है। ठीक है, तो हम ये आपको लिखा हुआ मिल गया है, मैं इनका अर्थ आपको समझा देता हूं। जैसे क्या लिखा हुआ है, मृदु ललित पदाढ़ गुड़ शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्ति मृद नित्योज्य। यानी कि कैसा होना चाहिए काव्य को, काव्य को जो पहला है ये काव्य को मृदु ललित होना चाहिए, यानी कि काव्य के जो पद हैं वो मृदु ललित होने चाहिए। काव्य में गूढ़ शब्दार्थों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसा हो जो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है,
काव्य सामान्य जन को सुख का बोध कराने वाला हो। जनपद सुख बोध्यम, काव्य कैसा होना चाहिए? तो काव्य कैसा होना चाहिए कि जो जन को सुख का बोध कराए। ठीक है, फिर इन्होंने कहा युक्ति मृत नृत्य योज्यम। अभी एक बात आपको इनके बारे में आगे बताऊंगा, जो आपको नोट करके कहीं पर लिख लेनी है, याद रखनी है। कैसे, क्या कहा इन्होंने कि काव्य को युक्ति युक्त होना चाहिए, यानी कि काव्य को प्रतिभा से युक्त होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में। ठीक है, अगला है बहुरसकृत मार्ग संधि संधान युक्तम सभवती शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। ये बात जो है ये मैं आपको मेन समझाना चाहता हूँ। अब इसमें ऐसे इन्होंने कहा कि काव्य में बहुत सारे रसों का संयोजन होना चाहिए। संधि संधान युक्तम बहुरसकृत मार्ग। ठीक है, नाट्य संधि यानी कि नाटक में, जैसे नाटक में कितनी होती है? नाटक में 5 संधि होती है। कौन कौन सी होती हैं आप लोग बताइए, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा अगली क्लास में। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। क्लियर है बात? तो इन्होंने क्या कहा? नाट्य संधि होना चाहिए। अब देखिए इनके बारे में जो नोट करके इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आचार्य भरत मुनि ने मुख्य रूप से नाटक के लक्षण बताए थे, काव्य के नहीं। ठीक है, लेकिन इनके जो लक्षण हैं उनको काव्य में ही मान लिया जाता है। माफ कीजिएगा, माफ कीजिए। ठीक है, यानी कि आचार्य भरत मुनि ने क्या बताया? इन्होंने मुख्य रूप से नाटक के लक्षण बताए थे, काव्य के नहीं बताए थे। तो जो चीजें नाटक और काव्य में एक समान थी, वो नाटक के लक्षण के साथ साथ काव्य के लक्षण भी मान लिए गए। ठीक है, तो आचार्य भरत मुनि ने क्या बताया, एक बार फिर से सुनिए। भरत मुनि जी ने बताया कि काव्य जो है वो मृदु ललित पदों से युक्त रचना होनी चाहिए, काव्य में गूढ़ शब्दार्थ का प्रयोग नहीं होना चाहिए, काव्य जो है वो सामान्य जन को सुख का बोध कराने वाला होना चाहिए, काव्य को युक्ति युक्त होना चाहिए यानी प्रतिभा से युक्त होना चाहिए, काव्य को नृत्य युक्त होना चाहिए। अब ये 5वां जो पॉइंट है नृत्य युक्त, ये क्योंकि इन्होंने नाटक के बताए हैं। ठीक है, अगली बात, काव्य में बहुत सारे रसों का संयोजन होना चाहिए, काव्य में नाट्य संधि होनी चाहिए। जिसकी बात मतलब इन्होंने नाटक के बताए थे, इसलिए इन्होंने कहा नाट्य संधि होनी चाहिए। नाटक में 5 संधि होती हैं, कौन कौन सी होती हैं आपको बताना है, नहीं तो फिर अगली क्लास में मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो। चलिए अब आते हैं अगले, कौन है? अग्नि पुराणकार व्यास जी। इन्होंने क्या कहा, इनके बारे में भी आप जानिए। इनका भी जो ये पंक्तियां हैं इनका अर्थ आपको समझना चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? संक्षेपाद्वाक्य मिष्टार्थ विचिन्ना पदावली काव्यम स्फुरद अलंकारम गुणवद दोष वर्जितम। इन्होंने क्या कहा कि काव्य जो इष्टार्थ है, देखिए मिष्टार्थ में जो ई संधि के साथ में है, तो इष्टार्थ, इष्टार्थ मतलब इष्ट, जो जिसका इष्ट अर्थ हो, यानी कि जो अभिलक्षित हो। तो काव्य कैसा होना चाहिए? काव्य इष्टार्थ की प्राप्ति वाला होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, संक्षेप, काव्य को संक्षेप वाक्य वाला होना चाहिए। ठीक है, फिर स्फुट अलंकार पे आइए, काव्य को स्फुट अलंकार युक्त होना चाहिए। फिर गुण पे आइए, तो काव्य को गुण वाला होना चाहिए, जैसे माधुरी गुण हो, प्रसाद गुण हो या ओज गुण हो। ठीक है, काव्य को दोष रहित होना चाहिए, दोष वर्जितम, काव्य को दोष रहित होना चाहिए। अब दोष क्या है, यानी कि दोष क्या कहलाएगा? जो भी रस प्राप्ति में बाधा है वही दोष है। समझ पाए आप मेरी इतनी बात को? जो भी रस प्राप्ति में है वो दोष है, जो भी रस प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है वो दोष है। तो अग्नि पुराणकार व्यास जी ने क्या बताया कि काव्य को इष्टार्थ की प्राप्ति वाला होना चाहिए, काव्य को संक्षेप वाक्य वाला होना चाहिए, काव्य को स्फुट अलंकार युक्त होना चाहिए, काव्य को गुण वाला होना चाहिए, काव्य को दोष रहित होना चाहिए। ठीक है, भामे जी ने क्या कहा? भामे जी ने कहा शब्दार्थो सहितो काव्यम। जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पढ़ते हैं तो वहां पे भी भामे जी की यही पंक्ति आती हैं, शब्दार्थो सहितो काव्यम। इसका अर्थ क्या हुआ? ये इन्होंने शब्द और अर्थ से युक्त जो होता है वही काव्य होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कि ये इन्होंने कहा किसमें? तो इनकी रचना थी काव्य अलंकार, काव्य अलंकार, तो ये इसमें है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आचार्य दंडी जी पे आते हैं। आचार्य दंडी जी ने कहा क्या क्या कहा? शरीर तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। मतलब ये आचार्य दंडी जी कब के हैं? ये 7वीं सदी के हैं। ठीक है, और भामे जी कब के थे? भामे जी 6ठी शताब्दी के थे, याद रखना है आपको। आचार्य दंडी जी ने ये कहा अपनी पुस्तक, जो इनकी पुस्तक का नाम है वो है काव्यादर्श।
काव्यादर्श में कहा था। क्या कहा? शरीर तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यानी कि अभिलक्षित अर्थ जो है, जो अभिलक्षित अर्थ है उसको व्यक्त करने वाली पदावली ही काव्य है। समझ पाए? जो अभिलक्षित अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली है वही काव्य है। किसके अनुसार? आचार्य दंडी जी के अनुसार। समझ पाए इतनी बात को? आगे बात करते हैं वामन जी के बारे में। तो आचार्य वामन के बारे में सुन लीजिए। आचार्य वामन जी ने क्या कहा, पहले जानिए कब के हैं। तो आचार्य वामन जी 8वीं सदी के हैं। ठीक है। इनकी किस रचना में इन्होंने ये कहा है? तो काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति इनकी रचना है, उसमें इन्होंने कहा है काव्य शब्दोंग्य गुणावलंकार संस्कृत्यो शब्दार्थ योर वतते थे। ठीक है। फिर एक पंक्ति इन्होंने और कही है, क्या? काव्यम ग्राह्यम अलंकारात सौंदर्यम अलंकार। अब इनका अर्थ समझ लीजिए। क्या? काव्य, जो इन्होंने काव्य की बात बताई, काव्य में गुण और अलंकार होने चाहिए, गुणावलंकार, गुण और अलंकार होने चाहिए। फिर इन्होंने कहा शब्दार्थ, काव्य में शब्द और अर्थ होने चाहिए। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। इन्होंने क्या क्या? काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, यानी कि काव्य अलंकार को ग्रहण करने वाला होना चाहिए। ठीक है। फिर सौंदर्य अलंकार है, और काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाला ही अलंकार है। बात क्लियर हो गई वामन जी के बारे में। ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आचार्य कुंतक जी के चलते हैं। कुंतक जी कब के हैं? तो कुंतक जी 10 से 11वीं सदी के मध्य के हैं। ठीक है। इनका जो ग्रंथ है वो है वक्रोक्ति जीवितम, याद रखना है आपको। इसमें इन्होंने क्या कहा? शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विदाल कारणी, तद्विदालाद कारणी। ठीक है। अब इनका अर्थ समझ लीजिए क्या कहते हैं। ये कहते हैं शब्दार्थ, यानी कि काव्य में शब्द और अर्थ होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या जोड़ दिया यहाँ पे? इन्होंने जोड़ दिया शब्दार्थों सहितो वक्र, यानी कि शब्द में वक्र होना चाहिए। क्या? काव्य में शब्द और अर्थ होना चाहिए, किंतु शब्द में वक्र होना चाहिए। और इन्होंने आगे क्या कहा? कवि व्यापार शालिनी, कवि के वक्र व्यापार से युक्त होना चाहिए, जो कवि का वक्र व्यापार है उससे युक्त होना चाहिए। ठीक है। फिर बंदे व्यवस्थितो काव्यम, आगे बात करते हैं। क्या कहते हैं? काव्य की व्यवस्था एक निश्चित सूत्र में होनी चाहिए। ठीक है। और आह्लाद कारणी, तद्वि आह्लाद कारणी जो है काव्य हृदय में आनंद भर देने वाला होना चाहिए, जो आह्लाद भर दे, हृदय में आनंद भर दे। समझ पाए आप इनकी बात को? तो आचार्य कुंतक जी ने वक्रोक्ति जीवितम में ये कहा। फिर आगे बात करते हैं। आचार्य मम्मट जी ने क्या कहा? आचार्य मम्मट जी ने कहा तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। इसका अर्थ क्या हुआ? कि काव्य के शब्द और अर्थ जो है वो दोष रहित होने चाहिए। काव्य के शब्द और अर्थ जो है वो दोष रहित होने चाहिए। ठीक है। फिर सगुणावलंकृति, काव्य को गुण वाला होना चाहिए, और कहीं कहीं वो बिना अलंकार के भी चलेगा, यानी कि कहीं कहीं वो बिना अलंकार के भी होना चाहिए। बात क्लियर है? अब इसी बिंदु पर इन पे एक आक्षेप लगा। किसने लगाया? वो जयदेव जी ने लगाया। ठीक है। आगे इन पे जब मम्मट जी पे इनकी सब इसी पंक्ति के ऊपर इन पे जयदेव जी ने अपनी कृति जो थी चंद्रालोक, चंद्रालोक में मम्मट पर एक आक्षेप लगाया और कहा कि जो लोग बिना अलंकार के काव्य की बात करते हैं वो ऐसा मानते हैं कि अग्नि तो जल रही है किंतु उसमें ऊष्मा नहीं है, उसमें ऊर्जा नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कह दिया था कि कहीं कहीं क्या, कहीं कहीं बिना अलंकार के भी होना चाहिए। बात क्लियर है? कुछ पॉइंट आप देखेंगे, कुछ पॉइंट कॉमन है, उन्हीं को सभी क्या कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से कुछ चीजें उनमें ऐड करते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। समझ पाए आप मेरी बात को? तो जयदेव की कृति चंद्रालोक, उन्होंने कहा, उसमें आक्षेप लगाते हो मम्मट जी पे कि जो लोग बिना अलंकार के काव्य की बात करते हैं वो ठीक वैसा ही है कि वो ऐसा मानते हैं कि अग्नि तो जल रही है लेकिन उसमें ऊष्मा नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं हेमचंद्र जी के बारे में। इनका समय 11 से 12वीं सदी है। ठीक है। ये इनकी कृति है काव्यानुशासन। ये क्या कहते हैं? अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, यानी कि इन्होंने कहा अदोषो, अदोषो काव्य में काव्य को दोष रहित होना चाहिए, सगुण गुण भी होने चाहिए, काव्य को गुण वाला होना चाहिए,
स अलंकारो, यानी कि काव्य को अलंकार युक्त होना चाहिए। आगे कहा च शब्दार्थो काव्यम, यानी कि काव्य को शब्द और अर्थ सहित होना चाहिए। इतनी बातें मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छे से समझा दी और आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे हम वाग्भट जी के बारे में बात कर लेते हैं। वाग्भट जी क्या कहते हैं? शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो प्राय सालंकारो च काव्यम, यानी कि इन्होंने क्या कहा? अच्छा, वाग्भट जी का समय आपको याद रखना हो अगर, तो इनका तो प्रॉपर टाइम हमको मिल जाता है, वो है 1063 से 1143 ईस्वी। ठीक है, इनका समय आप याद रखेंगे। और इनकी जो कृति है वाग्भटालंकारी है। ठीक है, उसमें ये कहते हैं शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो प्राय सालंकारो च काव्यम, यानी कि काव्य को शब्द और अर्थ वाला होना चाहिए। सभी इस बात को कह रहे हैं, इन्होंने भी कहा। काव्य को दोष रहित होना चाहिए, निर्दोषो, ये बात भी सब कह रहे हैं, इन्होंने भी कहा। काव्य को सगुण, यानी कि काव्य को गुण वाला होना चाहिए, ये भी कहा। लेकिन इन्होंने अपनी बात क्या जोड़ दी? प्राय सालंकारो, यानी कि काव्य को अधिकांशतः अलंकार युक्त होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने अपनी एक नई बात जोड़ दी इसमें, ये आपको याद रखनी है। फिर विश्वनाथ जी पे आते हैं। विश्वनाथ जी का समय 14वीं सदी है। इनका जो ग्रंथ है वो साहित्य दर्पण है। उसमें ये क्या कहते हैं? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इन्होंने तो बात ही छोटी सी कही, और मतलब इस तरीके से कि देखन में छोटो लगे घाव करती गंभीर, उस तरीके से इन्होंने क्या कहा कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पढ़ेंगे तब भी ये वाक्य आएगा, ये पंक्ति आएंगी, याद रखनी है आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं जगन्नाथ जी के बारे में। जगन्नाथ जी का जो ग्रंथ है वो रस गंगाधर है। इन्होंने भी एक नई बात कही। इन्होंने क्या कहा? रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यानी कि काव्य को रमणीय अर्थ प्रतिपादित करने वाला होना चाहिए। ठीक है, काव्य के शब्द और अर्थ को रमणीय होना चाहिए। किसने कहा? जगन्नाथ जी ने कहा। समझ पाए आप मेरी बात को? तो मुझे लगता है कि जो संस्कृत आचार्यों ने काव्य लक्षण बताए वो बातें मैं आपको अपनी अच्छे से समझा पाया। ठीक है, आगे जब हम बात करेंगे अगली क्लास में हम बात करेंगे जो हिंदी आचार्य थे उन्होंने जो काव्य लक्षण बताए, जैसे चिंतामणि के बारे में बात करेंगे, या कुलपति मिश्र के बारे में बात करेंगे, श्रीपति के बारे में भिखारी दास जी ने, महाकवि देव ने, सोमनाथ, कवि ठाकुर, केशव दास, ये सब लोगों ने जो काव्य के लक्षण बताए उनके बारे में बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं सुरम्यता ही कमनीय कांति है, अमूल्य आत्मा रस है मनोहर, शरीर तेरा शब्दार्थ मात्र है, नितांत निष्कर्ष यही यही यही। समझ पाए? तो इसी तरीके से सुरती मिश्र के बारे में बात करेंगे, उनका काव्य सिद्धांत है। ठीक है, फिर उसके आगे हम बात करेंगे जो आधुनिक हिंदी आचार्य उन्होंने जो काव्य लक्षण बताए, जिसमें हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी लेंगे, आचार्य शुक्ल जी को भी लेंगे, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, इतने बड़े बड़े जो आधुनिक हिंदी के आचार्य थे, नगेंद्र जैसे, उनके बारे में बात करेंगे। फिर आपको पाश्चात्य में जब हम पहुंचेंगे, जो पाश्चात्य समीक्षक थे उनमें मिल्टन के बारे में, कॉलरिज के बारे में, हडसन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम ये काव्य लक्षण खत्म करके काव्य प्रयोजन की तरफ बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी सभी बातें आपको आसानी से समझा पाया और आपको भी समझ आई होंगी। यदि कोई डाउट रह जाए मन में तो आप कमेंट करके बता देना, वरना मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।